नमस्कार जी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग और हिंदुस्तान अखबार द्वारा आयोजित इस समाजोपयोगी वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस वेबिनार का विषय है डीबीटी सामुदायिक सहभागिता विद्यालय प्रबंध समिति। और आज इस वेबिनार में भाग लेने के लिए हमारे साथ माधव जी तिवारी हैं, जो यूनिट प्रभारी हैं सामुदायिक सहभागिता के। बहुत स्वागत आपका माधव जी आज की वेबिनार में। और जी धन्यवाद। हमारे साथ हैं अंजना भारतीय, जो रिसोर्स पर्सन हैं, अनुभवी हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर संध्या द्विवेदी। डॉक्टर संध्या द्विवेदी भी रिसोर्स पर्सन हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस वेबिनार में। बातचीत की शुरुआत मैं करना चाहूंगा माधव जी आपके साथ। कृपा पूर्वक ये बताएं, ये डीबीटी कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये कॉन्सेप्ट बेसिक शिक्षा में जो लागू हुआ, ये क्या है? और छात्र छात्राओं को जो पहले निःशुल्क स्वेटर मिलता था, यूनिफॉर्म मिलता था, जूता मोजा मिलता था और बैग मिलता था, वो व्यवस्था समाप्त करके जो डीबीटी की व्यवस्था शुरू की गई, तो क्यों शुरू की गई और ये व्यवस्था क्या है? जी, जैसा कि आपने सही कहा कि वर्ष 2021-22 के पहले जो भी हमारे विद्यालयों में बच्चे पढ़ते थे कक्षा 1 से 8 तक, उनको हम निःशुल्क यूनिफॉर्म 2 जोड़ी देते थे हर वर्ष, निःशुल्क स्वेटर देते थे, जूते मोजे देते थे, स्कूल बैग देते थे। पिछले साल से यानी वर्ष 21-22 से इस प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया और अब जो सामग्री पहले भौतिक रूप में बच्चों को उपलब्ध कराई जाती थी, उनके खरीद के लिए जो धनराशि होती है वो सीधे उनके पेरेंट्स के अकाउंट में, उनके अभिभावकों के खातों में भेजी जा रही है, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी कहते हैं। सवाल यह है कि पिछली व्यवस्था को क्यों परिवर्तित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 4-5 आइटम हम बच्चों को देते थे, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग, इन पांचों की जो क्रय प्रक्रिया थी अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में होती थी। जैसे यूनिफॉर्म, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म बच्चों को देना था, उसकी धनराशि स्टेट से जिलों को जाती थी, जिलों से विद्यालय को जाती थी, और विद्यालय की जो प्रबंध समिति होती है, वो प्रबंध समिति उस यूनिफॉर्म का क्रय करती थी और क्रय करके बच्चों को वितरित करती थी। स्वेटर का क्रय जिले स्तर से जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर होता था और उसके थ्रू स्वेटर का क्रय होता था और उसकी सप्लाई हर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पे होती थी। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर से फिर वो विद्यालयों तक जाता था और बच्चों को वितरित होता था। इसी तरह से जूता और मोजा दोनों के अलग अलग टेंडर स्टेट लेवल से होते थे और उनकी सप्लाई ब्लॉकों पे होती थी, बीआरसी पे होती थी। बीआरसी से फिर बच्चों तक, स्कूल तक पहुंचाए जाते थे और बच्चों को वितरित किए जाते थे। स्कूल बैग भी अलग टेंडर होता था स्टेट लेवल से, उसकी भी डिलीवरी पॉइंट सारे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर थे, वहां पे डिलीवरी होती थी और वहां से स्कूलों तक ले जाकर के बच्चों को वितरित किया जाता था। तो इस प्रकार से 5 प्रक्रियाओं की वजह से स्टेट से, मुख्यालय से लेकर के जनपद स्तर का स्टाफ का और अध्यापकों का भी कम से कम 6 से 8 महीने का समय इसमें लगा रहता था। एक टेंडर हुआ, फिर अब दूसरी प्रक्रिया चली, दूसरे का वितरण पूरा हुआ, फिर तीसरी चली, फिर चौथी, फिर 5वीं, इसमें समय बहुत जाया होता था। दूसरी चीज कि यूनिफॉर्म का क्रय विद्यालय प्रबंध समिति करती थी। विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक होते हैं। हमारे जो बच्चे जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनके अभिभावक क्रय नियमों के और वित्तीय नियमों के बारे में उनकी कितनी जानकारी होगी। लिहाजा कुछ जो स्मार्ट टाइप के लोग होते थे वो उसका फायदा उठाते थे और कोई भी सामग्री स्कूलों में भिजवा देते थे, उनसे पैसा एसएमसी से चेक काट करके पैसा कलेक्ट कर लेते थे। इस तरह से बिना नियमों के पालन किए हुए प्रबंध समितियां क्रय कर रही थी। हम लोगों ने निरीक्षण में यह भी पाया था कि कहीं कहीं तो पूरे पूरे ब्लॉक में उन्हें केवल इतना पता था कि कोटेशन का मतलब होता है 3 फर्मों का रेट ले लेना। पूरे ब्लॉक के सभी विद्यालयों में समान रूप से 3 ही फर्म हर विद्यालय में उन्हीं का कोटेशन मिला
और एक ही फर्म ने हर जगह डिलीवरी की, ऐसी भी स्थितियां आई। तो इसका मतलब था कि इस प्रक्रिया में बीच में बिचौलिए बहुत बुरी तरह से घुस गए थे। दूसरी तरफ जो स्टेट लेवल से टेंडर होते थे या जनपद स्तर से टेंडर होते थे, उनकी अपनी अलग समस्या थी। उनकी सब डिलीवरी होती थी बीआरसी पे, और बीआरसी से स्कूलों तक जाता था। किसी बच्चे को छोटा स्वेटर मिला, किसी को बड़ा स्वेटर मिला, किसी को छोटा जूता मिला, किसी को बड़ा मोजा मिला, और इन सामग्रियों को लेकर के बच्चे भी परेशान, टीचर भी परेशान, अभिभावक भी असंतुष्ट। और फिर उसको एक्सचेंज करने में सही नाप का लेने के लिए टीचर्स को महीना भर 6 महीना तक चक्कर काटने पड़ते थे वेंडर्स के कि भाई इसको चेंज करके हमें बड़े साइज का लाओ। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो थी, इसमें बहुत ज्यादा समय व्यतीत हो रहा था। बहुत सारी शिकायतें आ रही थी विभाग के ऊपर भी, विभागीय कर्मियों के ऊपर, अध्यापकों के ऊपर भी लोग आरोप लगा रहे थे। दूसरी बात, प्रक्रिया के डिले की वजह से तमाम तरह की शिकायतें और कोर्ट केस भी हो रहे थे। वेंडर्स द्वारा सही आपूर्ति नहीं हो पाई, कहीं का क्वालिटी सही नहीं हो पाया, पेमेंट रोका गया तो वहां वो अलग मुकदमा किया। तो इस तरह के कई सारे लीगल इश्यूज भी आ रहे थे। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने 21-22 में फैसला लिया कि इनके क्रय से संबंधित जो धनराशि है हम सीधे इनके पेरेंट्स के अकाउंट में भेज दें, जिससे कि पेरेंट्स अपने पसंद के हिसाब से और बच्चों की नाप के हिसाब से सही समय से उन चीजों को क्रय कर सके। इसी को डीबीटी हम नहीं, आपने बहुत विस्तार से समझाया, लेकिन अर्थपूर्ण तरीके से समझाया कि भाई क्यों पुरानी प्रक्रिया को बदल कर नई प्रक्रिया लागू की गई। अंजना जी, आप क्या कहेंगी इस विषय में? जी सर, धन्यवाद। एक्चुअली डीबीटी के बारे में जो सर ने बताया है वो वाकई में ये समय की मांग थी, हालात की बहुत जरूरत थी, क्योंकि सर ने बताया जैसे कि बच्चों के साइज का नहीं मिलना, बिचौलिए का उसमें अपना इंटरफेरेंस, तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए 2013 में जो सरकार के द्वारा हम लोग को ये दिया गया, उसके माध्यम से ये तय किया गया कि डीबीटी जो है हमारे सभी बच्चों को जो डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा, और उसके माध्यम से किसी भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। उसकी जो भी जरूरतें हैं, उनके माता पिता, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि पहला जो कंसर्निंग पर्सन बोल सकते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, तो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में रहेगा। तो उसके माध्यम से बच्चों को समय पर सही वस्तु और सही तरीके से मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव हमारे भारत सरकार के द्वारा था, जिसके अंतर्गत की डीबीटी को अगर हम और व्यापक उसमें पैमाने में लें तो इसके अंतर्गत जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो डायरेक्ट, चाहे वो किसान की योजना हो, किसान सम्मान की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, तो इन सबों के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को बिना किसी उनके हानि के, बिना धन हानि के, बिना जन हानि के सही तरीके से उन तक पहुंचाने का जो एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रबंध है हमारे सरकार के द्वारा, वो डीबीटी ही है कि किसी को भी कहीं भी असंतुष्टि ना हो। जैसे कि हमारे सरकार का भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो डीबीटी वो विश्वास जीतने में सफल रही है और बच्चों को 100% चीजें समय से मिल जाती है और बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं और वो उस चीज को पाके जब संतुष्ट होते हैं तो विद्यालय में उनका एक अलग ही परचम रहता है, एक अलग ही उनका कॉन्फिडेंस होता है। तो मेरे हिसाब से डीबीटी का बहुत ही व्यापक स्तर है और बहुत ही उसके लिए जो भी उनके जो लिंक जो परेशानियां आती हैं वो आधार कार्ड के लिए लिंक नहीं होता है और बहुत सारे खाते एक्चुअली अभिभावक लोग खोले होते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि किस खाते में आना है। तो बेटर है कि वो बैंक में जाएं, उसको लिंक करवाएं और ये चीज जो है डीबीटी भारत.gov.in इसके माध्यम से जो है वो लोग पता कर सकते हैं कि उनका कौन सा खाता जो है उससे डीबीटी से लिंक है। एक चीज ये है और दूसरी चीज जो वो है एनपीसीआई को जरूर मैपिंग करवा लें जिससे कि जो उनकी धनराशि आती है वो उसी में आए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात अंजना जी आपने बताई और बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी जी। अभिभावक ये देख लें कि उनका कौन सा खाता लिंक है, ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। संध्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद सर। एक्चुअली डीबीटी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। हमारे बच्चों के अभिभावकों के खाते में सीधे हमारी सरकार के द्वारा यह धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसको हम लोग देखते हैं कि पहले जो समस्त सुविधाएं विभाग की तरफ से दी जाती थी उसमें समय अधिक लगता था
जैसा कि अभी सर ने अवगत कराया हमको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के सभी पहलुओं से, तो उसमें समय अधिक लगता था, बच्चों में थोड़ा-सा जो देर से जिनको सामान उपलब्ध हो पाता था, उनमें हीन भावना उत्पन्न होती थी कि हमको अभी ये सामान हमारे अनुसार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि जैसा कि बताया 2021 और 22 में हमारे विभाग में बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त विद्यालयों में 1,51,00,000 बच्चे एनरोल्ड थे और डीबीटी का इतना अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा है, अभिभावकों में जागरूकता आई है, उनको ये समय पर उपलब्धता और ये समस्त सुविधाओं से उनको उपलब्ध कराने से यह प्राप्त हुआ है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में 1,91,00,000 बच्चों का इस सत्र में, सत्र 2022 और 23 में एनरोलमेंट करा हुआ है, जिससे कि हम देख रहे हैं समस्त अभिभावकों में जागरूकता आ रही है कि हमारे बच्चों को विभाग से इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं और उनके खातों में जो ये पैसा आ रहा है उसमें उनकी ड्रेस, जो यूनिफॉर्म, शूज और स्वेटर के साथ साथ उनकी स्टेशनरी के लिए भी उनको धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे हम देखते हैं कि हमारे बच्चे ससमय उनको पुस्तकों के साथ साथ सभी सुविधाएं अपने अभिभावकों के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं और वो उनके अंदर किसी प्रकार की हीन भावना नहीं उत्पन्न होने पाती है। जी, बहुत शुक्रिया संध्या जी, आपने भी बहुत कम समय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। माधव जी, मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि मान लीजिए कि मैं अभिभावक के खाते में पैसा आ गया और उसने बजाय यहाँ पर खर्च करने के उसने कहीं और खर्च कर दिया, तो ये मॉनिटरिंग कैसे करेंगे कि पैसा अभिभावक के खाते में जिस कार्य के लिए भेजा जा रहा है कि बच्चे को, भाई सरकार तो पूरे प्रयास कर रही है, सरकार बच्चे को निःशुल्क यूनिफॉर्म दे रही है, स्वेटर दे रही है, जूते मोजे दे रही है, बैग दे रही है, कॉपी किताबें दे रही है, और ये उसकी सोच इतनी अच्छी और पवित्र है कि सीधे अभिभावक के खाते में पैसा भेज रही है कि भाई अभिभावक अपनी पसंद का और बच्चे की नाप का ये सारा सामान ले ले। लेकिन अभिभावक मान लीजिए उसको कहीं और खर्च कर दें, उसका अनुश्रवण कैसे करते हैं आप लोग? जी हाँ सर, आपने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया है और ये समस्या है हमारे सामने भी। हम लोगों ने स्टडी कराई थी जिसमें ये पाया गया कि ऑलमोस्ट 85% से अधिक पेरेंट्स ने तो 3 महीने के पैसा मिलने के 1 महीने के अंदर सब कुछ खरीद लिया, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अन्य आवश्यक कार्यों से, जैसे खेती का कार्य है या घर में कोई बीमार है तो दवा में खर्च कर लिया, फिर ये सोचा कि फिर पैसा आएगा तो खरीदेंगे, तो ये चीजें है हो रही हैं। लेकिन सर इसमें हम अभिभावकों के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई तो कर नहीं सकते हैं, हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, हम तमाम प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय स्तर पे पेरेंट्स की मीटिंग हम कर रहे हैं, वहां अध्यापकों के माध्यम से उनको समझाया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म, ड्रेस, जूते मोजे आपके बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है, सभी बच्चों के साथ आएगा, समानता का भाव उत्पन्न होगा, उसमें गौरवबोध उत्पन्न होगा बच्चे में, उसका पढ़ाई में स्कूल आने के प्रति रुझान बढ़ेगा। तो इन तमाम चीजों से पेरेंट्स को अवेयर कराया जा रहा है। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या जो क्षेत्र के गांव के जो प्रभावशाली लोग हैं उनके माध्यम से भी उनका सम्मेलन हम लोग ब्लॉक स्तर पे, अभी हम लोगों ने हर ब्लॉक पे ऐसे लोगों का सम्मेलन कराया और उनसे ये अपील की कि आप अपने क्षेत्र के हर अभिभावक से इस तरह की बातें करें, उन्हें प्रेरित करें कि वो अपने बच्चों के लिए दिए जाने वाले पैसे से इस चीज को खरीदें। उसके अलावा हमारे टीचर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, एक एक अभिभावक तक जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चे के लिए सामान खरीदें। इसके साथ सर अनुश्रवण के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन एक व्यवस्था करी हुई है कि हर बच्चे का फुल यूनिफॉर्म में फोटो पोर्टल पे अपलोड किया है। ये प्रक्रिया भी हमारी चल रही है। इसकी वजह से भी कई सारे बच्चे जिनका फोटो नहीं अपलोड हो पाता है जाकर के घर में हल्ला करते हैं कि हमारा फोटो नहीं खींचा गया। तो ये तमाम हथकंडे जो हम लोग कर सकते हैं, मतलब दंडात्मक कार्रवाई के अलावा जो भी तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं वो सारे तरीके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि पेरेंट्स जो 5, 7 या 10% ऐसे हैं जो किन्हीं अन्य कार्यों में चीजों को लगा रहे हैं वो समझें, प्रेरित हों और इन चीजों को करें। और हम उम्मीद करते हैं सर, अभी तो ये दूसरा साल है जो चल रहा है, अगले आने वाले 1-2 सालों में ये व्यवहार में परिवर्तन होगा, लोग इसको समझेंगे और हम 100% इसमें सफल होंगे। अभी ही काफी हम सफल हैं, थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको हम समय रहते पूरा कर लेंगे। जी, ईश्वर न करे आपको हथकंडों का प्रयोग करना पड़े,
आपने कहा कि तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, तो ईश्वर न करे आप हथकंडे जो कर अपनाएं, सकते हैं। ईश्वर करे कि आप जी 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 जी। नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत शुभकामनाएं हम लोगों की आपके साथ हैं। अच्छा, कभी ये नहीं सोचा कि मान लीजिए किसी गांव का प्राइमरी स्कूल है, परिषदीय विद्यालय है, वहां के जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी एक समिति बनाई जाए, उस गांव के प्रधान उस समिति में हो, उस गांव के सब लोग उस समिति में हो, और वो घर घर जाएं, और घर घर जाकर, आपने हाथ उठाया अंजना जी, मैं आप पर ही आऊंगा, तो कभी ये नहीं सोचा गया कि ऐसी समितियां बनाकर, एक कहते हैं ना कि एक जो वातावरण होता है जहां व्यक्ति रहता है उसके आसपास का, और जो सामाजिक दायित्व का बोध उसे कराने के लिए प्रभावशाली लोग करा सकते हैं। अंजना जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, आपकी इसी बात पे मैं अपनी बात आगे रखूंगी कि हमारे यहाँ सर एसएमसी का जो बैठक है वो पूरे ब्लॉक स्तर पे किया जाता है। हमारे आदरणीय सभी जगह, पूरे लखनऊ में, आई थिंक पूरे प्रदेश में भी होता होगा। तो वो उसमें जो है पूरे ब्लॉक के प्रधान को बुलाया जाता है, और प्रधान जो है अपने वहाँ के जो एक्टिव उनके वो जो निवासी होते हैं, रेजिडेंशियल होते हैं, उनको बुलाते हैं। और जो वहाँ के ग्रामीण जो भी होते हैं, मतलब काफी संख्या में उनके प्रतिनिधि करने वाले, उनकी बात को जन जन तक पहुंचाने वाले लोगों का एसएमसी का बैठक होता है। लास्ट टाइम हम लोग के एसएमएस में हुआ था, और उसमें जो प्रधान है, जिनके यहाँ के मोस्टली स्कूल, अगर 4 स्कूल है, 5 स्कूल है, तो जहाँ पे सबसे अच्छी व्यवस्था है ड्रेस के हिसाब से, बच्चों के पठन पाठन के हिसाब से, तो हमारे आदरणीय बीओ सर के माध्यम से उनको जो है मंच पर सम्मानित भी किया जाता है। फिर वो अपने जनप्रतिनिधियों को उनको सम्मानित करते हैं कि ये किस चीज के लिए इनको दिया गया है। तो पता चलता है कि किसी के यहाँ के बच्चों की जो अटेंडेंस वो अच्छी है, कहीं पे बच्चों के पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है, कहीं पे बच्चों का ड्रेस का भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आते हैं। इन सब चीजों को स्किल बना करके हर तरह से पैमाने से लोगों को मोटिवेट किया जाता है। क्योंकि जैसे सर ने कहा ना कि हम उन पे बहुत ज्यादा मतलब दबाव नहीं डाल सकते, हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं अपने बातचीत के माध्यम से, उनको प्रेरित करके, और उन्हीं का एग्जाम्पल उन्हीं के लोगों के सामने दे करके कि इन सब चीजों के माध्यम से जो है वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे, और उनके सामान को, उनकी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो खरीदें और बच्चों को समय से दें। तो इसके अलावा प्रेरित करने के अलावा कोई और उपाय नहीं है सर। कि हम लोग जो है किस तरह से बच्चों के 100% जो है उनके ड्रेस डीबीटी के माध्यम से निश्चित करें, तो सर इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। थैंक यू सर। संध्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में क्या स्थितियां हैं? कितने प्रतिशत बच्चे, अभिभावक उस पैसे का इस्तेमाल खरीदने में करते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह, और कितने नहीं करते? हम लोग प्रतिमाह जैसे विद्यालयों का अनुश्रवण कर रहे हैं, तो उसमें हमको 80 to 90% बच्चे ऐसे हैं जो पूरी यूनिफॉर्म में विद्यालय में उपस्थित मिल रहे हैं। जो 5 से 10% हैं बच्चे हमारे, उनके साथ कुछ अलग अलग समस्याएं हैं, जिसके लिए जैसा कि अभी सर ने अवगत कराया हम लोगों को कि हम लोग अभिभावकों के बीच में किस प्रकार से जाते हैं, तो हम आपको इस बिंदु पर अवश्य अपना विचार रखेंगे कि हम लोग प्रतिमाह पहले बुधवार को एसएमसी मीटिंग करते हैं। एसएमसी मीटिंग में हम सभी अभिभावकों को, बच्चे जितने बच्चे हैं उन सभी अभिभावकों को यहाँ पर आमंत्रित विद्यालय में किया जाता है। उसमें जो बच्चे बहुत अच्छी पोशाक में होते हैं पूरे विद्यालय को, उनको प्रेरक बालक के रूप में वहाँ उनके अभिभावकों को सम्मानित भी किया जाता है, जिससे अन्य अभिभावक भी वहाँ पर अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं कि हमारे बच्चों को भी इसी प्रकार से विद्यालय में नियमित उपस्थिति के साथ पूरी अपनी यूनिफॉर्म में विद्यालय में उपस्थित रहें। इस प्रकार से भी हम उनको मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और विभिन्न कार्यक्रम भी विभाग की तरफ से चलाए जा रहे हैं। जैसे ग्राम चौपाल है, अलग अलग गांवों में जो वहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति में, गणमान्य लोगों की उपस्थिति में प्रधान जी भी रहते हैं, और इनकी उपस्थिति में ग्राम चौपाल का संचालन किया जा रहा है। अभी जल्दी ही हमारे जनपद लखनऊ में ही सरोजनी नगर ब्लॉक में मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। उनके मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में वह चौपाल की गई, जहां पर उन्होंने प्रेरक बालक बालिकाओं और अभिभावकों को भी सम्मानित किया। इस प्रकार से विभिन्न अलग अलग गांवों में इसी प्रकार से प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति में लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। इसे जन जागरूकता को एक आंदोलन के रूप में प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है,
जिससे हमारे बच्चे और बच्चों के साथ साथ अभिभावक इस विषय में पूरी जानकारी मिल सके कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में कौन कौन सी नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जो सीधे हमारे बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अमृत महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वापस आपके पास लौट कर आएंगे। माधव जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि आप भेजते हैं वो किन किन सामग्रियों के लिए भेजते हैं और प्रत्येक सामग्री के लिए कितनी धनराशि भेजते हैं और कुल कितनी धनराशि भेजते हैं? सर, इस प्रश्न का जवाब देने के पहले पिछले प्रश्न में एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि अभी मैम लोगों ने भी बताया कि सर हम टीचर्स के माध्यम से डोर टू डोर होम विजिट, पीटीएम की बैठक, एसएमसी की बैठकें, चौपाल, ब्लॉक लेवल पे ग्राम प्रधान और जो जनप्रतिनिधि और प्रभावशाली लोगों का सम्मेलन, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से, इसके अलावा सर आईसी का एक कैंपेन हम लोगों ने चला रखा। आप देखे होंगे हर जनपद में पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, घर गांव गांव ब्लॉक ब्लॉक नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करने का प्रयास सर हम लोग कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त एलईडी वैन भी अभी हाल ही में हमारे माननीय मंत्री जी ने रवाना किया है। हर जनपद से एलईडी वैन चल रही है जिसमें ग्रामवासियों को डीबीटी संबंधित लाभों के बारे में और बच्चों के सामान खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए फिल्में दिखाई जा रही हैं, उन्हें बताया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास, और इसे जैसा कि मैम ने कहा कि इसे एक जन आंदोलन के रूप में हम लोग बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इसे बना रहे हैं ताकि अभिभावक प्रेरित हो सके। अब सर आते हैं, आपने जो प्रश्न पूछा कि किन किन सामग्रियों के लिए कितनी कितनी धनराशि हम देते हैं और कुल कितनी देते हैं, तो सर मैं बता दूं आपको कि इसमें 2 सेट यूनिफॉर्म के लिए 300 रुपए प्रति सेट की दर से 600 रुपया देते हैं। स्कूल बैग के लिए 175 रुपया है, स्वेटर के लिए 200 रुपए, जूते मोजे के लिए 125 रुपए और स्टेशनरी के लिए 100 रुपए। लास्ट ईयर स्टेशनरी नहीं था सर, लास्ट ईयर हम लोगों ने 1100 रुपए दिए, इस साल 100 रुपए स्टेशनरी के बढ़े हैं और इस साल हम लोग 1200 रुपए प्रत्येक बच्चे के लिए भेज रहे हैं। आपने बताया अलग अलग मदों में कितना कितना पैसा, अलग अलग सामान है उसके लिए कितना पैसा आप दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। हम चलते हैं अंजना जी के पास। अंजना जी, हमें आप ये बताएं कि ये जो प्रक्रिया है पूरी डीबीटी वाली, इस प्रक्रिया में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं या चुनौतियां आती हैं? सर, जो चुनौतियां आती हैं उसकी बात अगर करेंगे तो एक्चुअली अभिभावकों में जागरूकता का अभाव बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं। वो कहीं और लिंक किए होते हैं, इनका कहीं और सिंक होता है, फिर वो दूसरा पासबुक लेके आते हैं, फिर उनका जो नाम होता है उसमें जो उनके अल्फाबेट्स होते हैं, या बच्चे के नाम में कुमार लग गया है, आधार कार्ड में कुमार नहीं है। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको सर हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं कि उनको आप समझ लीजिए कहीं कहीं बैंक में सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार उनको खेत में काम करना होता है और उनको बैंक में जाना पड़ता है उसके आधार कार्ड से लिंक करने के लिए, फिर अचानक से फोन जाता है स्कूल से कि आप वहां चले जाइए, शायद आ गया है। जैसा कि मैम बता रही थी, मैम फील्ड के कठिनाइयों के बारे में बता रही थी, उन्होंने इन चीजों को फर्स्ट हैंड देखा है। हम लोग यहाँ से स्टेट लेवल से जो सर चुनौतियां देख पा रहे हैं वो मुख्य रूप से उन 2 प्रकार की चुनौतियां हैं। पहले तो ये है कि बहुत सारे मतलब कुछ पेरेंट, बहुत सारे नहीं कहेंगे, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके कोई भी खाता आधार से सीड नहीं है। सर हम लोग इसमें जो पैसा भेजने की प्रक्रिया अपनाते हैं वो आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम का है। हम लोग उसमें आधार के बिना पर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और उस आधार से जो भी बैंक अकाउंट लिंक जुड़ा होगा, सीड होगा, उसमें वो पैसा पहुंच जाता है। तो कुछ ऐसे अभिभावक हैं जिनका कोई भी खाता बैंक आधार से सीड नहीं है, जिसकी वजह से धनराशि उनके खातों तक पहुंच नहीं पा रही है। अब वहां पे सीड कराने के लिए प्रयास हो रहा है कि यहाँ से शासन स्तर से, डीजी के स्तर से, डायरेक्टर के स्तर से बीएसए को, डीएम को बार बार निर्देश गए हैं कि अपने यहाँ जनपद स्तर पे बैंकर्स की बैठक बुलाएं, सभी बैंकों को प्रेरित करें कि सभी अभिभावकों का खाता वो सीड करें। तो ये काम हो रहा है सर, लेकिन अभी कुछ बाकी है उसमें हो पाना। दूसरी चुनौती जो हम लोग महसूस कर रहे हैं वो आधार में 95% से अधिक बच्चों का आधार बन गया है और वेरीफाई भी हो गया है, लेकिन
4-5% बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार अभी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। उसके कई कारण हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार अभी बन नहीं पाया है। दूसरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका आधार कभी बना था, लेकिन आज के डेट में उनको न तो उनके पास न तो आधार है, न उन्हें ये पता है कि कब बना था और मेरा उसमें क्या नाम लिखा हुआ था, क्या मेरा मोबाइल नंबर था, क्या नंबर था, कुछ नहीं याद है। तो वैसे बच्चों का आधार बनाने के लिए जब दोबारा से जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। तो एक ये समस्या आ रही है। तो इस तरह से कुछ बच्चे, लेकिन इन समस्या के लिए हम लोगों ने सर हर ब्लॉक में 2-2 आधार किटें विभाग द्वारा दी गई है बच्चों का आधार बनाने के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने एक MOU किया है श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड के साथ कि ये हर एक न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर पे आधार शिविर स्थापित करेंगे और जो बच्चे छूटे हुए हैं इन्हें तत्काल आधार बना करके और इसे प्रमाणित कराएंगे। ये काम इनका अंतिम चरण में है सर, और मैं समझता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर ये आधार बनाने का काम न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर पे शुरू हो जाएगा। जी माधव जी, आपने कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। आपसे पहले अंजना जी फील्ड की परेशानियां बता रही थी, तो अब हम चलते हैं संध्या जी के पास। संध्या जी, आप भी फील्ड में रहती हैं, आप क्या चुनौतियां कठिनाइयां देख पा रही हैं? कमोबेश यही होंगी जो अभी आप पूर्व वक्ताओं ने कही हैं, तो उन संक्षेप में उन कठिनाइयों चुनौतियों के बारे में बताते हुए ये भी बताइए कि उसको दूर करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप लोग? जी जी जरूर सर। एक्चुअली सर, जैसा कि आपने, मैम ने भी बताया, सर ने भी बताया, जो चुनौतियां हैं मुख्यतः यही चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि अभिभावक इस विषय से जागरूक नहीं हो पाए। अब जागरूकता उनमें आ रही है कि एक मोबाइल नंबर जो उन्होंने अकाउंट नंबर से लिंक करा हुआ था वह उनका बहुत समय पहले बंद हो गया है और वह मैसेज उनको नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि उनको पता नहीं चल पाता है कि उनके अकाउंट में यह अमाउंट आ चुका है। अतः आधार से मोबाइल नंबर जो प्रेजेंट टाइम में उनके पास वर्तमान स्थिति में है, वह मोबाइल नंबर ही उसमें जाकर अपडेट कराना, प्लस उनका वह ज्यादातर दैनिक डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं, उनके लिए उस दिन का नुकसान करके बैंक जाना वो एक उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इसके विषय में हमारे विभाग में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि एक साथ बच्चों को उनके गार्जियंस का डिटेल लेकर बीओ की तरफ से भी फॉरवर्ड किया जाता है। बीओ सर जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं सभी ब्लॉक्स में, उनसे फॉरवर्ड किया जाता है बैंक में, जिससे कि एज सून एज हमारे बच्चों का अकाउंट उनके मोबाइल नंबर और आधार से लिंक हो जाए और उनको यह सुविधा विभाग की तरफ से ससमय मिल जाए। यह हमारी जो सबसे बड़ा समस्या का हल करने का प्रयास किया जा रहा है। और डीबीटी का एक सबसे बड़ा जो हमारे बच्चों को फायदा हुआ है और हमारे विभाग को हुआ है, एक बच्चा जो एक स्थान पर एनरोल्ड है एक विद्यालय में, वह एक अन्य स्थान पर एनरोल्ड नहीं होता है। तो इससे जो हमारी बच्चों की एक बच्चा कई स्थान पर जो एनरोलमेंट होने की समस्या आया करती थी, यह समस्या हमारी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और आज के समय में हमारे बच्चे जो एनरोल्ड है हमारे विद्यालयों में, वही बच्चे स्थायी हैं और 1,91,00,000 हमारे हो चुके हैं। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमारी ये समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और हम लोग एक अच्छे परिणाम की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात संध्या जी आपने कही और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात समझाई। लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन में है, जो मैं आप तीनों से चाहूंगा, आप तीनों अपने अनुभव मेरे साथ साझा करें, और मैं शुरुआत अंजना जी से करना चाहूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि डीबीटी की जो प्रक्रिया है वो पिछली प्रक्रिया से बेहतर थी, ये बात क्या दावे के साथ आप कह सकते हैं? और अगर हाँ, तो किन तर्कों के आधार पर? जी सर, बहुत ही सक्सेसफुल डीबीटी की प्रक्रिया चल रही है। और मैंने जैसा कि पहले लाइन ही बोला था कि इट्स नीड ऑफ टाइम। ये हमारे समय की बहुत ही बड़ी जरूरत थी कि एक पारदर्शिता के साथ में सही समय पर बच्चों के पास में उनके अधिकार को, उनके जो पठन पाठन की जो संबंधित जो भी सामग्री वो पहुंचाई जाए, वो चाहे ड्रेस के रूप में हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म अपने आप में बोलता है और उसका एक आत्मविश्वास होता है। लास्ट टाइम भी था कि वही जो ड्रेस का घटना बढ़ना, छोटा होना जो हम लोग बोलते हैं, तो जो इतने सालों का जो चला आ रहा था उससे बहुत ही सारगर्भित है और बहुत ही मतलब जरूरत का था ये डीबीटी, जो कि 80-85% हो रहा है। हम कहते हैं 90% भी बच्चों तक भी पहुंच रहा है। हम 10% ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाती है,
चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे कहीं भी, लेकिन हम 90% बच्चों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं जो कि उससे लाभान्वित हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं और सही तरीके से हो रहे हैं। तो ये बहुत जरूरत है और सभी बच्चों को सही समय पर सही चीज उपलब्ध कराना। तो सर इसका कोई तोड़ नहीं है और डीबीटी आज के डेट में बहुत ही सक्सेसफुल है सभी बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, टीचर्स के लिए, हमारे पूरे परिवेश के लिए, समुदाय के लिए। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। माधव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आप कह सकते हैं कि बेहतर प्रक्रिया? सर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि प्रक्रिया जैसा कि मैम ने बताया। पहली चीज तो सर की जो फंड फ्लो में लीकेज था वो एक झटके में पूरी तरह से बंद हो गया। अच्छा। जिसके लिए आरोप लगते रहे हैं। पैसा पूरी तरह 100% पूरा का पूरा लाभ बेनिफिशियरी तक पहुंच रहा है, बीच में कहीं कोई लीकेज नहीं है। दूसरा नंबर कि इस प्रक्रिया के चलते जो अध्यापकों का और हमारे विभागीय अधिकारियों का समय 6 महीना 8 महीना लगातार इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, समय बचा है, जिससे जो अध्यापक हैं, हमारे टीचर हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन पे उस टाइम को दे पा रहे हैं, बच्चों के लर्निंग एनहांसमेंट के लिए प्रयास कर पा रहे हैं। ये दूसरा फायदा हुआ है। तीसरा सर, इसमें जो विभाग के ऊपर अक्सर दाग लगते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं, सत्य हो गलत हो अलग की बात है, और उन आरोपों के जांच में अलग समय व्यय होता रहा है, लोग भी परेशान होते रहे हैं, हमारे अध्यापकों पर भी आरोप लगते रहे हैं। इन सारे आरोपों से छुटकारा एक साथ मिला है सर। अगली चीज सर, बच्चों को जो नाप की समस्या होती थी कि सही नाप का नहीं मिला, किसी को पैर बड़ा है जूता छोटा आ गया, किसी के स्वेटर बड़े हो गए, किसी के मोजे छोटे हो गए, तो इन समस्याओं से निजात मिली है। पेरेंट्स बच्चों के साइज के हिसाब से खरीद पा रहे हैं। चौथी चीज सर, बहुत महत्वपूर्ण चीज ये हुई है कि सर हमारे विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उसमें अधिकांश बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाह कर भी अपने बच्चे के लिए एक सेट कपड़ा नहीं खरीद पाने की स्थिति में है। ये सरकार उन्हें एक मौका दी है कि वो अपने बच्चों के लिए अपने पसंद से बच्चों को साथ ले जाकर के दुकान पे कपड़ा उसे दिला सके, और इससे उनके अंदर जो एक गौरव की भावना उत्पन्न हुई है, अभिभावक होने का जो गौरव बोध उत्पन्न हुआ है सर, वो अपने आप में अमूल्य है। तो इस प्रकार से पेरेंट्स को सम्मानित करने का काम डीबीटी ने किया है सर। इसके अलावा सर, जैसा कि मैम ने बताया कि अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चा 2 जगहों पे इनरोल्ड हो पाए। सर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल 2021-22 में हम लोगों ने 15 लाख से अधिक डेटा प्यूरिफाई किया, यानी डेटा को डिलीट किया, और सरकारी पैसे में लगभग 167 करोड़ से अधिक धनराशि की बचत हुई। इस साल अब तक हम लोग 27 लाख से अधिक डेटा डिलीट कर चुके हैं और लगभग 325 करोड़ रुपए की बचत इस डेटा से हो रही है। तो इस प्रकार अभी तक मात्र 2 सालों में एक विभाग ने एक प्रक्रिया से 500 करोड़ सरकारी धनराशि की बचत की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सर बताइए कि इतने तर्कों के बाद कौन कहेगा कि डीबीटी बुरा है? ठीक, आपने बहुत तार्किक ढंग से बात कही, और जो आपने एक बात कही कि एक बच्चा आप 2 जगह एनरोल नहीं हो सकता, तो मुझे याद आ गया कि कुछ सालों पहले तक ऐसा था कि बच्चा तो बच्चा, एक शिक्षक कई जगहों पे एनरोल था, वो कई जगहों से सर्विस लिया करते थे। तो सब गॉन आर द डेज, वो समय समाप्त हो गया। और बिल्कुल सर, तकनीक का युग है, तकनीक का युग है, और उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारा श्रेय जाता है हमारी वर्तमान सरकार को, बेसिक शिक्षा विभाग को, और हिंदुस्तान भी इस मुहिम में लगातार साथ में जुटा हुआ है, लगा हुआ है। अच्छा, अब हम थोड़ी सामुदायिक सहभागिता की बात करना चाहेंगे। संध्या जी, आपसे हम बात शुरू करेंगे कि जब हम बेसिक शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो हम सामुदायिक सहभागिता पर बहुत जोर देते हैं, तो इसका क्या महत्व है सामुदायिक सहभागिता का? कुछ बताएं हमको आप। जी बिल्कुल सर।
जैसा कि अभी हम सभी लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया कि समुदाय का महत्व, समुदाय में जब तक वह जागरूकता नहीं जागृत होगी कि हमारे विद्यालयों में कौन-कौन सी सुविधाएं हैं, जैसा कि एक समय में हमारी बेसिक शिक्षा विभाग की छवि पहले कैसी थी और आज के समय में हमारी बेसिक शिक्षा विभाग की छवि में एक कायाकल्प हुआ है। उस कायाकल्प का श्रेय, जैसा कि आपने कहा अभी, कि वर्तमान सरकार को जाता है कि यह अचानक एक उत्परिवर्तन हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त विद्यालयों में और समस्त सुविधाएं हमें सीधे अभिभावकों के साथ बच्चों को उपलब्ध कराई गई हैं। तो समुदाय का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। समुदाय जब जागरूक होगा, हमारे बच्चों के समस्त अभिभावक जागरूक होंगे, वहां के गणमान्य व्यक्ति भी जब इस पुनीत कार्य में आप संलग्न होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालयों के साथ साथ हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण एक अच्छा होगा, जो समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान देने में आगे चल के यही बच्चे कुछ नेता बनेंगे, कुछ विधायक बनेंगे, कुछ हमारे अधिकारी बनेंगे, हमारे इन विद्यालयों से भी डीएम बनकर जाएंगे। इस स्वप्न को हम साकार करने में सक्षम होंगे और यह स्वप्न हमारा तभी साकार हो सकता है जब हमारा समुदाय हमारे विद्यालय के अभिभावकों का पूरा सहयोग करेंगे। समुदाय से तात्पर्य है वहां के बच्चों के अभिभावक, समस्त अभिभावक, उस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और वहां के प्रधान। इनका हम लोग लगातार एसएमसी मीटिंग के माध्यम से, चौपालों के माध्यम से और अमृत महोत्सव के थ्रू विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनको अपने विद्यालयों में हम जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार से समुदाय हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे विद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे अंजना जी, किस प्रकार से आप लोग समुदाय को जोड़ते हैं शिक्षा के साथ या विद्यालय के साथ, कि समुदाय जुड़े, उसकी सहभागिता हो, कैसे करते हैं इस काम को? सर, समुदाय तो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक संस्था बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। बिना उनके हम ना विद्यालय की कल्पना कर सकते हैं, ना हम अपने पठन पाठन की कल्पना कर सकते हैं, ना हम बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं। तो समुदाय इसका मतलब है कि उनके पेरेंट्स को हम अपने साथ में फैमिली वाली जब तक फीलिंग नहीं ले आएंगे कि हम एक परिवार हैं। कई विद्यालय सर, आज की अगर हम 1-2 साल पहले भी बोलेंगे, जब तक कि इतनी जागरूकता नहीं थी, काम हो रहे थे बट नॉट इन अ डिफाइंड वे। तो गांव के लोग आए, पौधों को नुकसान कर देना, खिड़की तोड़ देना, छड़ों को नुकसान करना, तो विद्यालय में तरह तरह की चीजें। तो जब उनको हम लोगों ने, हमारे सरकार ने या हमारी जागरूकता ने उनको ये बताया कि वी आर फैमिली, हम एक परिवार हैं और हम सबको मिलकर के इस विद्यालय का रखरखाव करना है, बच्चों के पर ध्यान देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ध्यान विद्यालय पे रखरखाव के अलावा बच्चों पे आ जाएगा। तो सोचिए बच्चों पे और हम कितनी ऊर्जा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब भी एसएमसी की बैठक होने लगी, तो हम सभी के द्वारा, सभी टीचर्स के द्वारा हम लोग अपनी बात पहुंचाए, उनके घर तक हम लोग पहुंच के गए। उनके घर पे जब भी कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हुआ, हम लोग वहां पहुंचे। उनके घर में जब भी कोई गमी का माहौल हुआ, सारे टीचर ने समुदाय को अपना परिवार माना। और जो लोग कहते हैं कि हम 8 से 3 की करते हैं ड्यूटी, 8 से 2 की, आज की डेट में सभी टीचर, हमारे परिषदीय विद्यालय के सारे टीचर पूरी तरह से समुदाय के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो उनको इतर समय दे रहे हैं। आप बहुत सारे विद्यालय में जाएंगे, मतलब बड़ा खुशी होता है कि वो उन लोगों के शादी ब्याह हर तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और अब क्या स्थिति हो गई है कि अब समुदाय के लोग जो है विद्यालय का रख रखाव करते हैं। गर्मी के महीने में जब विद्यालय बंद हो चुके होते हैं, तो वो लोग आके पौधों में पानी डालते हैं। तो ये एक समुदाय की बहुत बड़ी सहभागिता है कि वो विद्यालय को अपना घर समझ रहे हैं और बच्चों को भी अपना समझ रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी तरह से अगर मालूम छुट्टी लेके भी घर जाता है, तो और लोग आके, मतलब वो मालूम है टीचर को कि बच्चा जा रहा है, लेकिन फिर भी एक जागरूकता है कि अरे ये बच्चा कहाँ जा रहा है। तो उनको जब ये मालूम होता है कि हाँ पूरा प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लिख के जाता है बच्चा, तो उससे क्या है कि उनके मन में हमारे प्रति और विश्वास उत्पन्न हो गया है कि ऐसे ही बच्चे जो विद्यालय के बाहर नहीं जाते हैं। दूसरी बात सर, इसमें एक चीज और हम लोगों ने इनोवेशन किया है कि जब हमारे एसएमसी की बैठक होती है, तो जो अभिभावक सबसे ज्यादा एसएमसी की बैठक में उपस्थित होते हैं उस महीने,
उनको सम्मानित किया जाता है, उनको सैशे दिया मतलब पूरा पहनाया जाता है, और वो छोटे-छोटे अलग-अलग विद्यालयों में अलग-अलग होता है, वो चाहे वो पेन पेंसिल के माध्यम से उनको प्रशस्ति किया जाए, या फिर उनको जो है एक अलग से नोटिफिकेशन के माध्यम से या तालियों के माध्यम से या उसी मंच पे जब उनको सम्मानित किया जाता है, तो उसका ये परिणाम होता है कि पूरे गाँव में उस दिन के लिए वो हीरो हो जाते हैं। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। आप सबने जैसे बताया, जैसे अभी आप अंजना जी कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में जब स्कूल बंद होता है तो अभिभावक आकर वहां पौधों को पानी देते हैं, क्या ही जी अच्छी सर। बात है। वही समाज तरक्की कर सकता है जिसमें वी फीलिंग हो, जिसमें ब्रदरहुड हो, जिसमें हैंड होल्डिंग हो, एक साथ आगे बढ़ने की ललक हो, इच्छा शक्ति हो, तभी कोई समाज तरक्की कर सकता है। और बहुत बधाई का पात्र है बेसिक शिक्षा विभाग, जो इतने इनोवेशंस कर रहा है, लगातार एक माइंडसेट चेंज कर रहा है समाज का, जो आसान कार्य नहीं है। माधव जी, मैं चाहूंगा आप भी इस विषय में जरूर कुछ बताएं। सर, ये माना जाता है कि बच्चों बेसिक शिक्षा का जो दौर होता है बच्चों के लिए, वो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है, और माना जाता है कि मस्तिष्क का मैक्सिमम हिस्सा बचपन में ही विकसित हो जाता है। 9 साल 10 साल तक होते होते ब्रेन का 90% हिस्सा विकसित हो जाता है। अब बच्चा सर स्कूल आता है और समुदाय में रहता है, दोनों जगह रहता है, दोनों जगह उसकी सीखने की प्रक्रिया समान रूप से चलती रहती है। तो एक बच्चे के बेहतर विकास के लिए जरूरी है सर कि विद्यालय और समुदाय दोनों अलाइंड हो, एक साथ चले, एक दिशा में काम करें। इसके लिए विभाग ने सामुदायिक सहभागिता गतिविधियां शुरू की सर, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का पहला तो उद्देश्य यही है कि सभी बच्चे स्कूल तक आए, इसमें समुदाय सहयोग करे, बच्चों का नामांकन बढ़े, विद्यालय में उनका ठहराव हो, नियमित उनकी उपस्थिति हो, जिससे उनका लर्निंग लेवल बढ़े, अच्छा पढ़े लिखे, गुणवत्तापूर्ण ढंग से शिक्षा पाए और अच्छा इंसान बने। साथ ही साथ समुदाय में भी यह भाव, एक स्वामित्व का भाव है कि ये विद्यालय हमारा है, और इस विद्यालय की देख रेख करना, जैसा कि मैम बता रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में गांव के लोग आकर के वहां फूल की सिंचाई करते हैं, बगीचे की सिंचाई करते हैं विद्यालय में लगाए हुए पेड़ों की। तो ये स्वामित्व का भाव समुदाय में उत्पन्न हो, और समुदाय से सहयोग लेकर के, क्योंकि हम जो सरकारी सहायता विद्यालयों को पहुंचा पाते हैं सर, सरकार के पास रिसोर्स की एक सीमा है, लेकिन विद्यालय और बेहतर बने और अच्छा बने, इसमें समुदाय सहभागी होकर के विद्यालय को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करे, चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, विद्यालय के सौंदर्यीकरण की बात हो, विद्यालय में बच्चों की सुविधाओं को बढ़ाने की बात हो, हर दिशा में हमारा ये प्रयास रहता है। और वो विद्यालय जहां पे विद्यालय और समुदाय के बीच में बेहतर तालमेल है, रिश्ता बेहतर है, वो विद्यालय अवश्य आप देखेंगे सर चमकते हुए हर क्षेत्र में, चाहे वो बच्चों का लर्निंग लेवल की बात हो, चाहे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर क्षेत्र में वो स्कूल अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए समुदाय को जोड़ने के लिए सर एक्टिविटीज की जाती हैं। कुछ एक्टिविटी स्टेट लेवल से डिजाइन करके जिलों तक भेजी जाती है, जिलों के माध्यम से विद्यालय तक जाती है। जैसे हमारा स्कूल चलो अभियान है, नामांकन मेला हुआ, प्रवेश उत्सव हुआ, एसएमसी की मीटिंगें हुई, पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, मदर्स ग्रुप की मीटिंग हुई। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी हम लोग यहाँ से स्टेट लेवल से डिजाइन करके टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं, या ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन हुआ इस चीज के लिए। और बाकी हम लोग विद्यालयों को और जनपद को पूरी ऑटोनॉमी इस मामले में दिए हुए हैं कि वो अपने स्तर से अगर कोई एक्टिविटी डिजाइन करना चाहे, कोई क्रियाकलाप करने चाहे, तो उन्हें कोई रोक नहीं है। और इस दिशा में मुझे खुशी है सर, हमारे विद्यालय आपस में एक प्रतियोगिता है कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर समुदाय की सहभागिता से अपने आप को बेहतर बना पा रहा है, मची हुई है। अच्छा लगता है देखकर। ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। और मैं अब प्रश्न पर लौटता हूं। संध्या जी से मैं पूछ रहा था कि विद्यालय प्रबंध समिति क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए हमको, जो विद्यालय प्रबंध समिति जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे विद्यालयों में, समस्त विद्यालयों में परिषद बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से यह एक शासनादेश के अंतर्गत 15 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, जिसे हम एसएमसी कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंध समिति, जिसमें एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सचिव होते हैं। सचिव हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे अभिभावक होते हैं, बच्चों के अभिभावक होते हैं। उसमें हम देखते हैं जो बच्चा हमारा, जिस बच्चे के अभिभावक बहुत अधिक जागरूक है,
उनको हम यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाता है विद्यालय में। और विद्यालय में जितने भी क्रियाकलापों का संचालन प्रति माह किया जाता है, उसकी मीटिंग प्रति माह प्रथम बुधवार को हमारे विद्यालयों में की जाती है, जिसमें हम सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हैं, उनको विभाग के द्वारा दी गई समस्त सुविधाओं, सूचनाओं और आने वाले समय में विभिन्न कार्यक्रमों के विषय में जानकारी देते हैं। और हमारे विद्यालय में जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जैसे हमारे विद्यालय में कुछ निर्माण कार्य कराया जाना है या हमारे विद्यालय की आवश्यकता क्या है, विद्यालय में हमें समुदाय की सहभागिता के लिए हमें क्या-क्या कदम उठाने हैं, इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों में के विषय में उनसे हम चर्चा करते हैं। चर्चा के उपरांत हम यहाँ पर निर्णय लेते हैं कि हमको विद्यालय में कौन-कौन से कार्यक्रम करने हैं। और हमारे इस समस्त कार्यक्रमों में हमारे सभी सदस्यों की सहमति होती है, तभी हम विद्यालय के सभी कार्यक्रमों का निष्पादन करते हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों की सहमति शामिल होती है। पहले और इस समय, आज के समय में, जैसा कि हम लोग PFMS पोर्टल पर भी कार्य कर रहे हैं कि ऑनलाइन परचेजिंग भी होती है, उसमें भी हमारे SMC सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि विद्यालय में जो कार्य किए जाते हैं इनकी सहमति से किया जाएगा। और यहाँ पर अध्यक्ष की सहमति बहुत आवश्यक है, और इनकी सहमति के उपरांत ही हम अपने विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन करते हैं, जिससे हमारे गांव में भी इसकी जागरूकता होती है कि हमारे अभिभावकों को कितना सम्मानित किया जा रहा है, और वह समस्त अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे विद्यालय के SMC कमेटी के सदस्य रहते हैं। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे अभिभावकों का, और हमारे विद्यालय प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के साथ एक परिवार का रिश्ता बन जाता है, जो हमारे बच्चों के भविष्य निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे तरह से आपने बताई बात संध्या जी। अंजना जी, मैं दो बातें आपसे जानना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो विद्यालय प्रबंध समिति होती है, इसका कार्यकाल क्या होता है, और दूसरी बात कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? क्या कोई वोटिंग होती है उसके लिए, या नॉमिनेशन होता है, या जो स्थानीय प्रभावशाली लोग हैं उनको बना दिया जाता है? क्या पैरामीटर्स हैं, क्या पैमाना है, और किस प्रकार से कार्य होता है? थैंक यू सर। SMC का अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो वो SMC का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनके अभिभावक होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो भी होते हैं, और उसके माध्यम से जो भी जितने भी अभिभावक हैं उनके द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है, और जिनको ज्यादा मत मिलता है, जिनकी ज्यादा सहमति होती है, वो अभिभावक को अध्यक्ष बनाया जाता है और उनके बाद उपाध्यक्ष बनाया जाता है। सर, तो उनके कार्यकाल का है कि बच्चा अगर जब तक विद्यालय में है और वो उनका कार्य संतोषजनक है, अभिभावक संतुष्ट हैं और अध्यापक संतुष्ट है, क्योंकि दोनों तरफ से चलता है, तब तक वो जो है अपने कार्य पद पे अपने बने रहते हैं। और जब उनका बच्चा जो अगर विद्यालय जब छोड़ रहा होता है तो दूसरे अभिभावक को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मैं माधव जी से जानना चाहूंगा। माधव जी, आप कुछ कह रहे थे। सर, जो हमारे SMC का कार्यकाल होता है वो 2 सालों के लिए होता है, और 2 साल के बाद फिर नई प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। जी। अगर किसी कारणवश 2 साल में प्रबंध समिति का चुनाव नहीं हो पाता है, जैसे कोविड आ गया था जिसकी वजह, या कभी कभी इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं, आम चुनाव, जिनकी वजह से इस चुनाव को टालना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक नई प्रबंध समिति का गठन न हो जाए, पुरानी प्रबंध समिति कार्य करती रहती है। लेकिन जैसे ही इस प्रकार की अपवाद वाली स्थितियां समाप्त हो, यथाशीघ्र प्रबंध समिति का चुनाव कराने के निर्देश हैं सर। प्रबंध समिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है सर कि यह माना जाता है कि बच्चे का सबसे हितैषी और सबसे करीबी उसके माँ बाप है। जिसका बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है, विद्यालय में होने वाली हर गतिविधि उस बच्चे को प्रभावित करती है। चाहे विद्यालय में किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हो, शौचालय बन रहा हो, ब्लैक बोर्ड बन रहा हो, या विद्यालय में कोई नई सामग्री खरीद करके आ रही हो, बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई नए व्यक्ति रखे जा रहे हो, विद्यालय के लिए कितना पैसा आ रहा है, कहाँ खर्च हो, किस तरह से खर्च हो, ताकि अच्छी से अच्छी चीजें विद्यालय को प्राप्त हो सके, बच्चे को अच्छा से अच्छा लाभ मिल सके, इस हर चीज पे माँ बाप की नजर होनी बहुत जरूरी है, ये माना गया सर। और इसी की वजह से जब 2009 में देश की संसद ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया, उसी में इसका प्राविधान किया कि हर विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति होगी। और उसी के तहत सर हर विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति होती है, जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 11 सदस्य
निर्वाचित होते हैं जो बच्चों के माता पिता में से कोई एक होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं। हाँ। और जो 4 सदस्य होते हैं उसमें से एक विद्यालय का प्रधानाचार्य, जो उसका पदेन सदस्य सचिव होता है समिति का, और 3 एक उस ग्राम का लेखपाल, एक एएनएम या आशा बहू, और एक ग्राम पंचायत का कोई प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान नॉमिनेट करते हैं। ये 15 लोग की समिति होती है सर। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव पेरेंट्स के बीच से ही किया जाता है। इसमें कंडीशन यह भी है, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके प्राविधान किया गया है कि जो 11 लोग निर्वाचित होंगे उसमें आधे से अधिक यानी कम से कम 6 महिला अवश्य हो, और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो उन दोनों में से कोई एक महिला अवश्य हो। तो इस प्रकार से प्रबंध समिति गठित होती है। 2 साल के कार्यकाल होते हैं सर। और ये प्रबंध समिति विद्यालय के अब तो विद्यालय में जो भी पैसा जाता है विद्यालय के खाते में नहीं बल्कि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में जाता है, जिसका संचालन अध्यक्ष और सचिव यानी हेडमास्टर और प्रबंध समिति का अध्यक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से उस खाते का संचालन होता है। तब वो पैसा विड्रॉ होता है, तब कोई भी काम विद्यालय में होता है। तो इस प्रकार से पेरेंट्स को इंपावर्ड करने के लिए और विद्यालय में उनके स्वामित्व, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था दी गई है सर। इसके लिए इसमें एडिशनली हम लोग समय समय पे विद्यालय प्रबंध समितियों के जो सदस्य हैं उनको प्रशिक्षित भी करते हैं, उन्हें बताने का काम करते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। सर आकाशवाणी से हर साल 52 एपिसोड हमारे जन पहल के नाम से प्रसारित होते हैं सर, आपने भी सुना होगा। वो इसी के लिए एक रेडियो प्रोग्राम है 45 मिनट का, जिसमें ये प्रयास किया जाता है कि लोग इसे अधिक से अधिक सुने और समझें, और जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अपने विद्यालय में उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके दायित्व हैं, इसके बारे में अवेयर हों। इसके अलावा सर ट्रेनिंग भी कराते रहे हैं हम लोग हर साल। अभी तक हम लोग सर एक महत्वपूर्ण चीज सर इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक सर जो हम लोग विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की ट्रेनिंग कराते थे, उन्हें बताते थे कि आपके क्या अधिकार और कर्तव्य है, उसका जो हम लोग मॉडल अपनाते थे उसमें हम हर जनपद से कुछ अध्यापकों को चुन करके स्टेट लेवल पे उन्हें प्रशिक्षित करते थे। वो जाते थे जनपद स्तर पे, ब्लॉक लेवल के कुछ टीचर को प्रशिक्षित करते थे, फिर ब्लॉक वाले स्कूल के हेडमास्टर को प्रशिक्षित करते थे, और वो लोग अपने विद्यालय स्तर पे एसएमसी की बैठकें करके उनको प्रशिक्षित करने का काम करते थे कैस्केड मॉडल में। इस साल हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हम लोग किसी प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू सारे एसएमसी के सदस्यों की ट्रेनिंग कराएं, ताकि कैस्केड लॉस जो होता था ट्रेनिंग का वो ना हो। सीधे सीधे बात जो है हर पेरेंट्स तक, हर अभिभावक तक वो बात पहुंचे, उन्हें अपने कर्तव्य और दायित्वों की अच्छी जानकारी मिले। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात आपने कही, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसमें महिलाओं की भागीदारी आप लोगों ने सुनिश्चित कर रखी है एसएमसी में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत वो देश है जो प्राचीन काल से महिलाओं को, स्त्रियों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखता आया है। ये गार्गी का देश है, ये अपाला का देश है, ये लोपामुद्रा का देश है। और हमारी सनातन परंपरा में जो 3 देवियां हैं, धन की देवी लक्ष्मी हैं, विद्या की देवी सरस्वती हैं और शक्ति की देवी दुर्गा हैं। तो सब कुछ हम लोग जो समाज में, जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए हम लोग उस सनातन परंपरा के संवाहक हैं। और बहुत अच्छी बात है, कहते हैं जिस घर में स्त्री पढ़ी लिखी होती है, सक्रिय होती है, वो पूरा घर आगे बढ़ता है, उस घर के बच्चे अलग ही चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अब एक बार मैं आप तीनों से आपके क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा आज की इस चर्चा के विषय में, और आप जो कुछ भी कहना चाहते हो वो संक्षेप में कह सकते हैं, या जितनी देर भी बोलना चाहें सारगर्भित बोलें, बस इतना निवेदन करूंगा। और सबसे पहले अंजना जी आपसे शुरू करूंगा, कुछ आप कहना चाहते हो अगर। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाकई में ये जो हम लोग का आज का टॉपिक था, डीबीटी है, एसएमसी है, तो ये सारी चीजों पे चर्चा करना और पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से कि डीबीटी की बात करें, एसएमसी की बात करें, जो भी चीजें हैं इसको हम लोग बृहद पैमाने पे लेके जाए, अपनी बातों के माध्यम से, अपने जितनी भी मीटिंग्स होती है उसके माध्यम से, कि जितने अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके सरकार की योजनाओं से। हमारे ग्रामीण जो हमारे निवासी हैं उन लोगों को जितनी सरकार बहुत कुछ कर रही है, बस उन तक डायरेक्ट चीजें पहुंचे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
जी संध्या जी आप बताएं, डॉक्टर संध्या द्विवेदी आप बताएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की चर्चाओं में हमारे बेसिक शिक्षा विभाग, जिसको अभी तक हम लोग कमतर समझते थे, आज विभिन्न योजनाओं और इस कायाकल्पित परिदृश्य में हमारे समाज में एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। विभिन्न योजनाओं के थ्रू हमारे जन जागरूकता जो जा रही है, हमारे अभिभावक जागरूक हो रहे हैं, समाज जागरूक हो रहा है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं के साथ साथ बच्चे हमारे इतने अच्छे हो गए हैं, उनका शिक्षा लर्निंग लेवल भी मेंटेन हो रहा है, बस उनको एक अच्छा सुदृढ़ वातावरण, आकर्षक वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमारे बेसिक शिक्षा विभाग, वर्तमान सरकार का बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे इन विभिन्न कार्यक्रमों का जो आप निर्माण करके स्टेट लेवल से हमारे ब्लॉक लेवल तक भेजते हैं, और उसको हम सब का प्रयास होता है कि धरातल पर उसको हम लागू करने में अपना 100% योगदान दे रहे हैं, और इसी प्रकार से हमारा वो 100% बच्चों को मिलता रहे और एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और माधव सर को भी, जिन्होंने हमको विभिन्न योजनाओं से परिचित कराने के साथ साथ स्टेट लेवल से जो हमें योजनाएं मिल रही हैं उसको हम धरातल पर लागू करने का प्रयास इसी प्रकार करते रहेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत संध्या जी। क्लोजिंग रिमार्क्स माधव जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। हाँ सर, मैं इस अवसर पे बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों को अगर मैं संबोधित कर पाऊं तो मैं उनसे ये जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा विभाग की तस्वीर बदलने के लिए, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हम पूरे मनोयोग से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमें जरूरत है आपके सहयोग और सहभागिता की। अगर आप सहयोग और सहभागिता का एक कदम बढ़ाएंगे तो इससे बच्चों हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे, और साथ ही साथ हमारा हौसला, हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, और निश्चित रूप से आपके द्वारा बढ़ाया गया एक कदम हमारे इस प्रयास को पूर्ण बनाएगा। उसके बगैर हम लाख प्रयास करेंगे, पूर्णता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे अपील है मेरी कि जरूर आप अपने बच्चों के बारे में, अपने समाज के बारे में और देश के बारे में सोचकर एक कदम सहभागिता का, एक कदम हमारे विद्यालयों की ओर जरूर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, और चाणक्य की बात मुझे याद आती है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और बदलते उत्तर प्रदेश में आप जैसे शिक्षकों से बात करके, आप जैसे कर्मठ, गुणी, विनम्र, शालीन शिक्षकों से बात कर देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी निकलकर सामने आएगी, निश्चित रूप से वो भी इस प्रदेश का नाम रोशन करेगी। आप सब इसी प्रकार प्रयत्नशील रहें, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना फिर न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माधव जी तिवारी, यूनिट प्रभारी सामुदायिक सहभागिता, अंजना भारतीय जी, डॉक्टर संध्या द्विवेदी जी, आप सबका, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी धन्यवाद सर। थैंक यू सर।